अगली हेडिंग लिखेंगे मुद्रा संकुचन, या इसको मुद्रा अस्फीति भी कहते हैं, मुद्रा अस्फीति। एक तो मुद्रा स्फीति था, दूसरा क्या था, मुद्रा अस्फीति। ठीक है, मुद्रा अस्फीति या इसको हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन इसे कहा जाता है। पहले हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं डिफ्लेशन, उसका उल्टा। ठीक है, तो पहली बात इसमें यह समझ लेना कि यह मुद्रास्फीति की के विपरीत स्थिति होती है, के विपरीत स्थिति होती है। मुद्रास्फीति के जो अपोजिट स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो अर्थव्यवस्था की वह स्थिति, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति, कौन सी स्थिति, जब क्या होता है, वह स्थिति जब देखो वस्तुओं की मांग में तो क्या होती है, मांग में क्या होगी, कमी। अभी तक क्या हो रही थी, मांग में वृद्धि हो रही थी, मांग अधिक थी, मांग अधिक होने से वस्तुएं महंगी हो रही थी। अब उल्टा हो गया, मांग में कमी से वस्तु की कीमत में क्या हो गया, वस्तु की कीमतें क्या हो जाएंगी, यहां पर कम हो जाती है। मांग की कमी से वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, वस्तु की कीमत कम तो होगी, उससे मुद्रा की कीमत में क्या फर्क आ गया, मुद्रा की कीमत में वृद्धि हो जाती है। उल्टा होता है, ध्यान रखना, वस्तु की कीमत और मुद्रा की कीमत एक दूसरे के अपोजिट होती है। मुद्रा की कीमत जब अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है और वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मुद्रा की कीमत जब अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो उसी को मुद्रा अस्फीति कहते हैं या मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन का मतलब क्या है, धन की कमी है। अर्थव्यवस्था में क्या है, धन की कमी। संकुचन मतलब क्या है, धन मतलब पैसे की कमी है, पैसे की क्या हो रही है, यहाँ पर धन की कमी अर्थव्यवस्था में है। उससे क्या हो रहा है, मांग कम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत कम हो रही है, वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मुद्रा की कीमत क्या होगी, बढ़गी। इसको ध्यान रखना, वहां पर मैंने क्या कहा था, वस्तु की कीमत अधिक होती है, मैंने वहां पर आपको समझाया भी था, वस्तु की कीमत जब अधिक थी तो मुद्रा की कीमत क्या हो गई थी, मुद्रा की कीमत कम गिर गई थी, मुद्रा की कीमत कम। कैसे, देखो अब यहां पर आप इसको समझना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई वस्तु की कीमत घट गई है। जैसे देखो पहले हम खरीद रहे थे 20 रुपए केजी आलू खरीद रहे थे मार्केट में, अब आलू की कीमत 10 रुपए केजी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आलू की जो कीमत है, आलू की कीमत गिर गई है। पहले हमें 20 रुपए का 1 किलो मिल रहा था, है ना, 20 रुपए का क्या मिल रहा था, 1 किलो, अब हमें 10 ही रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, पैसे की खरीदने की जो औकात है वो बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। पहले 20 रुपए में 1 किलो खरीद रहा था, लेकिन अब 10 ही रुपए देने पड़ रहे हैं, 20 रुपए में अब 2 किलो मिल जा रहे हैं। इसका मतलब उसकी पावर बढ़ गई ना, खरीदने की क्षमता बढ़ गई ना। तो इसे कहते हैं मुद्रा की वैल्यू जो है बढ़ गई। पहले उसकी क्षमता कम थी, पहले 20 रुपए देने पड़ रहे थे 1 किलो के लिए, लेकिन अब उसकी क्षमता बढ़ चुकी है, अब वो 10 ही रुपए में खरीद ले रहा है। समझ आया, तो इसे कहते हैं कि भाई वस्तु की कीमत गिरने पर मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहां पर क्या हो रहा था, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। मुद्रा संकुचन में क्या होता है, वस्तु की कीमत तो गिर जाती है लेकिन मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति। दोनों में अंतर समझ आ गया होगा, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अब मुद्रा संकुचन के कारण क्या होते हैं, मुद्रा स्फीति के कारण तो हमने समझे थे, एक मांग की अधिकता थी और दूसरा लागत की अधिकता थी और तीसरा संरचना में परिवर्तन था। इसके कारण क्या होते हैं, देखो मांग की कमी, यहां पर क्या है, मुद्रा संकुचन कैसे होगा, जब मांग की कमी होगी। अर्थव्यवस्था में अगर मांग की कमी हो जाएगी तो मांग जब कम होगी तो अपने आप ही वस्तुएं सस्ती हो जाएगी। जब डिमांड अधिक होती है किसी चीज की तभी तो उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, देखो जब किसी चीज का उत्पादन अधिक हो जाता है, अति उत्पादन, जैसे टमाटर जिस समय पर होते हैं तो उस समय उनकी कीमत बहुत गिर जाती है, जिस समय नहीं होते जिस सीजन में तो उस समय पर क्या हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती है।
है ना। तो अति उत्पादन जब हो जाता है, आलू जिस समय पर होते हैं उस समय उनकी कीमतें गिर जाती हैं, जिस समय नहीं होते तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हर चीज में यही तो है। आम है, जिस समय पर होगा तो उसकी कीमत क्या होगी, कीमत सस्ते हो जाएंगे आम, जिस समय पर नहीं है तो उनकी कीमतें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। तो अति उत्पादन के कारण भी उनकी कीमतें क्या हो जाती है, गिर जाती है। तीसरा क्या होता है, देखो तीसरी चीज, पूर्ति जो है मांग से अधिक हो जाती है। अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, पूर्ति। तीसरी चीज क्या है, पूर्ति। वही हो गया, बात एक ही हो गई, पूर्ति मांग से अधिक। मतलब उत्पादन जो है, जितनी डिमांड है अर्थव्यवस्था में उसकी अपेक्षा प्रोडक्शन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है। और एक चीज और कहते हैं कि भाई हमारी जो मौद्रिक आय है ना, मौद्रिक आय में कमी होगी, ये मौद्रिक आय में कमी होगी, हमारे पास जो पैसा है उसकी कमी होगी है। जब पैसा कम है हमारे पास, धन की कमी है, तो हम डिमांड कम करेंगे। तो इसीलिए जो है वस्तुएं, फिर हमने डिमांड कम की तो अपने आप वस्तु की कीमत गिर जाएगी, है ना। जब किसी चीज की मांग कम हो रही है तो कीमत गिर जाती है। तो ये कारण है मुख्य रूप से, तो ये दो कारण, मांग की कमी और अति उत्पादन। मुद्रा संकुचन के दो कारण क्या है, एक तो मांग की कमी होगी है तभी मुद्रा संकुचन हो गया, दूसरा उत्पादन बहुत अधिक हो गया तो तब भी मुद्रा संकुचन हो जाता है। उसके अलावा ये भी कारण कह सकते हो कि पूर्ति मांग से अधिक, बात वही है, पूर्ति मांग से अधिक का मतलब उत्पादन अधिक हो गया, है ना। मौद्रिक आय में कमी का मतलब है कि भाई पैसा कम हो गया तो उससे मांग में कमी आ रही है। तो ये इसके कारण होते हैं। प्रभाव वही प्रभाव होंगे जो आपने पहले पढ़े थे मुद्रास्फीति में, उन्हीं को बिल्कुल उल्टा कर दो। ठीक है, वही इसके प्रभाव होंगे। प्रभाव बिल्कुल सेम होंगे कि जैसे प्रभाव वहां पर पढ़े थे आपने, वही प्रभाव यहां पर भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके प्रभाव में लिख दे रहा हूं, देखो किस किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव आप बताइए, जो उत्पादक है, उत्पादक को लाभ होगा या हानि होगी। भाई वस्तुएं बहुत सस्ती बिक रही है मार्केट में, तो उसको क्या होगा, हानि। पहले क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, चीजें महंगी हो रही थी, है ना। उत्पादक को यहां पर क्या होगा, हानि हानि होगी। जबकि जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, उपभोक्ता कस्टमर को क्या होगा, लाभ होगा, उसे चीजें क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है। 2 रुपए किलो टमाटर मिल जा रहे हैं, आलू 6 रुपए किलो मिल जा रहे हैं, है ना। तो उस समय पर क्या होगा, उपभोक्ता को क्या होता है, लाभ होता है। ऋणी को हानि होती है, इस बात को ध्यान रखना, जो ऋणी होता है, ऋणी को अब क्या होगा, हानि होगी, और ऋणदाता को क्या होगा, लाभ होगा। जो ऋणदाता है उसे लाभ होगा, ऋण देने वाले को लाभ होगा, क्योंकि इस समय पर उसकी मुद्रा की वैल्यू क्या है, बहुत क्या हो रखी है, मुद्रा की कीमत यहाँ पर अभी जो है बहुत बड़ी हुई है। तो ऋणदाता को इस समय पर लाभ होता है। रोजगार, रोजगार में वृद्धि होगी या कमी, इस समय पर अब रोजगार नहीं मिलता है, ये क्योंकि लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, छटनी होने लग जाती है ना। बिल्कुल, लोगों को छटनी, सिडकुल में कई बार सुना होगा यहाँ पर कि भाई इस समय पर जो है उद्योगों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है ना। तो रोजगार में कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जो फिक्स आय वाला है, निश्चित आय वर्ग को यहाँ पर क्या होगा, जिसकी सैलरी फिक्स है, निश्चित आय वर्ग को अब क्या होगा, फिक्स सैलरी वाले को क्या होगा, लाभ होगा। फिक्स सैलरी वाले को क्या होगा, लाभ। लेकिन जो परिवर्तनशील आय वर्ग है ना, परिवर्तनशील आय वर्ग, परिवर्तनशील आय वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है ना, उनको अब यहां पर हानि होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि जो इसका निश्चित सैलरी है, तब भी जब कोई 10 रुपए किलो आलू थे तब भी उतनी सैलरी मिल रही थी, अब 20 रुपए किलो हो गए तब भी उतना ही, और अब 5 रुपए किलो मिल रहे हैं तो तब भी उतनी सैलरी है ना। तो उसको यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, ये इसके प्रभाव हो गए, इनको भी आप, इसके प्रभाव किस पर क्या पड़ते हैं उनको आप समझ रहे। अब बात करते हैं इसके उपाय क्या होते हैं। ठीक है, उपाय क्या होते हैं, लास्ट इसको समझ लेते हैं कि सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। बिल्कुल जो उपाय वहां पर पढ़े थे उसका ही उल्टा कर लेना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उपाय बिल्कुल अपोजिट है उसका। उपाय क्या करोगे, देखो सबसे पहली चीज देखो,
उपाय लिख लेना। अब सरकार क्या करेगी यहाँ पर, नंबर 1 बैंक का आरबीआई क्या करेगा, उदार रणनीति अपनाएगा। अब कैसी रणनीति अपनाएगा, उदार रणनीति, ठीक है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे की कमी है इसलिए डिमांड कम हो रही है, तो लोगों को पैसा अधिक से अधिक देना है। सरकार क्या करेगी, ये तो आरबीआई कर रहा है, अपनी रणनीतियों को सरल कर दे रहा है, ठीक है। अब लोगों को ऋण लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी क्या, पहले क्या कर रहे थे, जमा करने के लिए प्रेरित, अब क्या करेंगे, ऋण लेने को प्रेरित करेंगे, ऋण लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज सरकार क्या करेगी, जो सार्वजनिक व्यय की मैं वहां पर बात कर रहा था ना, अब सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्ययों को बढ़ा देगी। जो सार्वजनिक व्यय होते हैं ना, व्यय बढ़ाएगी। वहां पर मैंने कहा था कि सरकार जो पुल बनाने हैं, सड़क बनाने हैं, उन पर रोक लगा देती है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जो पुल, सड़क निर्माण ये सब खोल देगी, है ना, अधिक से अधिक जो है सार्वजनिक व्ययों को करने लगेगी, ठीक। उसके अलावा आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या करेगी सरकार, आयात करेगी या निर्यात करेगी, बताइए। ऐसे में बताइए, स्थिति मार्केट में ऐसी हो रही है तो सरकार आयात करेगी या निर्यात करेगी, बताइए। चीजें सस्ती हो रही हैं, कोई खरीद नहीं रहा है चीजों को, और उत्पादन, अति उत्पादन हो गया है, तो सरकार क्या करेगी अब, ऐसे इंपोर्ट करेगी या एक्सपोर्ट करेगी, बताओ तो जरा, बताइए भाई। अपने पास ही बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया है तो सरकार क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, निर्यात को बढ़ावा देगी, है ना, निर्यात को बढ़ावा देगी, है ना, बढ़ावा देगी। और आयात में क्या करेगी, रोक करेगी, आयात में कमी करेगी, आयात को रोकने का काम करेगी, समझ आया। तो आयात को अधिक से अधिक रोकेगी। इसके अलावा देखो, आर्थिक सहायता देगी लोगों को, ये आर्थिक सहायताएं बढ़ाएगी, आर्थिक सहायता, ठीक है, लोगों को अलग अलग योजनाओं के तहत सहायताएं प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये काम सरकार करेगी। और जो टैक्स है ना, टैक्स, देखो यहां पर एक चीज और समझ लेना, करों में कमी कर देगी, करों में कमी। वहां पर करों को बढ़ा देती थी, क्योंकि वहां पर क्या था, लोगों के पास पैसा ज्यादा था तो टैक्स बढ़ा दिया। यहां पर क्या होता है, करों में, टैक्स में कमी कर दी जाती है। टैक्स में कमी होगी तो लोगों को थोड़ा सा पैसा बचेगा और उसको वो क्या करेंगे, चीजों को खरीदने में लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर इसके उपाय किए जाते हैं ताकि मुद्रास्फीति को, मुद्रा संकुचन को रोका जा सके और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने पुरानी स्थिति पर आ सके, ठीक है। तो ये थे मुद्रास्फीति और संकुचन। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को इन चीजों को समझा सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ओके।